हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब के नए वीडियो में जिसका नाम है हेड स्टार्ट। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। मैं डेटा रेफरेंस दे रहा हूँ trendline.com नाम की एक वेबसाइट का, जिसमें सेक्टर वाइज एनालिसिस के लिए उन्होंने इंडिया के इकोनॉमी को 29 सेक्टर में डिवाइड किया है। और आज हम सेक्टर वाइज इकोनॉमिक एनालिसिस करेंगे कि सेक्टर वाइज कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले 10 सालों में, 5 सालों में, 3 सालों में या फिर कि अभी के हाल के दिनों में कैसा रहा है। तो शुरू करते हैं उन 29 सेक्टरों की लिस्ट के साथ। पहला ऑटोमोबाइल है, दूसरा है बैंकिंग एंड फाइनेंस, तीसरा सीमेंट कंस्ट्रक्शन, चौथा केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, कॉमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सर्विसेज, फर्टिलाइजर्स, एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फूड बेवरेजेस एंड टोबैको, फॉरेस्ट मटेरियल, जनरल इंडस्ट्रीज, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, हेल्थ केयर इक्विपमेंट एंड सप्लाईज, होटल रेस्टोरेंट टूरिज्म, मीडिया, मेटल माइनिंग, ऑयल एंड गैस, अदर्स, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी, रियलिटी सेक्टर, रिटेलिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, टेलीकॉम सर्विसेज, टेलीकॉम इक्विपमेंट, टेक्सटाइल अपैरल और एक्सेसरीज, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट में यूटिलिटीज़। हमने इस लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल डिज़ाइन किया है। अब सर्विस वाइज सेक्टर की एक ब्रीफ आउटलुक पिछले 5 सालों की देख लेते हैं। हम सबको मालूम है कि अभी एक बुल रन चल रहा है, जिसमें किसी भी कंपनी में पैसे लगाओ तो वो डाउन द लाइन बढ़ ही जाता है। कितना बढ़ता है, कम बढ़ता, ज़्यादा बढ़ता है, ये दूसरा डिबेट का मुद्दा होगा, लेकिन बढ़ता सभी का है। अब हमने देखना है कि कौन सा सेक्टर है जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करें तो 2936% का उछाल आया है पिछले 5 सालों में। उसी तरह टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, इक्विपमेंट की बात करें तो 1409% का, कॉमर्शियल सर्विसेज सप्लाई की बात करें 1350%, यूटिलिटी सेक्टर में 1331%, जनरल इंडस्ट्रियल्स में 1273%, रिटेलिंग सेक्टर में 788, तकरीबन 800 मान कर चलें। सीमेंट कंस्ट्रक्शन में हम इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पे ग्राफ आपको लगभग सारा एक जैसा दिखने को मिल रहा होगा, तो हमने सारे सेक्टर को कैप्चर ना करके उस रेंज के किसी एक कंपनी को सेलेक्ट करके दे दिया है, जिससे आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि ऑलमोस्ट उस रेंज में आने वाली कंपनियों का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में कैसा रहा है। तो ये लगभग 400% के आसपास की बात हो गई। और सबसे वर्स्ट जो परफॉर्म किया है उसकी भी बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छा है। अमूमन पिछले 5 सालों में 180% का ऑयल एंड गैस सेक्टर ने भी रिटर्न दिया है। डेटा टेबल के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें आपको मैं जो डेटा पॉइंट्स देने वाला हूं उसमें उस सेक्टर है 5 साल में कितने परसेंटेज चेंज आए हैं, एडवांसेस और एडवांस डिक्लाइन रेशियो, फिर सेक्टर का स्कोर क्या है, ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो, पी ग्रोथ टू ट्रेलिंग 12 मंथ की रेशियो, फिर प्राइस टू बुक, रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करेंगे हम। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 2936% का उछाल आया है। नंबर ऑफ कंपनी 115 है इस सेक्टर में। एडवांसेस और डिक्लाइन भी देखें तो ये इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। एडवांसेस और डिक्लाइन का मतलब कि आउट ऑफ टोटल कंपनीज में से कितनी कंपनियों ने एडवांस किया है, उनके शेयर में उछाल आया है। डिक्लाइन का मतलब कितनी कंपनियां नहीं चली हैं। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस हिसाब से देखें तो ये जितना ज़्यादा होगा उस सेक्टर के लिए उतना ही बेटर मार्कर होगा। हमने इसे इस सीरीज़ में इस तरह से सजाया है कि ये जो सबसे ज़्यादा हाई परफॉर्मिंग कंपनी है उनको सबसे पहले रखा है, सॉरी नॉट कंपनी बट सेक्टर, हाई परफॉर्मिंग सेक्टर को ऊपर में रखा है और उसके बाद फिर ये नीचे की ओर बढ़ता जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में भी देखें तो 104 कंपनियों ने एडवांस दिखाया है, 4 कंपनियों ने डिक्लाइन दिखाया है। 104 और 4 जोड़ने पे 108 होते हैं, जबकि यहाँ पर 115 कंपनी है। तो वो 7 कंपनियों का क्या हुआ, सिंपल सी बात यह है कि उन 7 कंपनियों ने लगभग अपने एवरेज आउट करके सारे परफॉर्मेंस को नील कर दिया, ना वो एडवांस हो गए ना वो डिक्लाइन हुए हैं। तो 2936% का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये देखें 2936% का सेक्टर वाइज ग्रोथ 5 साल में आया है। नंबर ऑफ कंपनी 115 इसमें ली गई हैं। एडवांसेस 104 के हुए, डिक्लाइन हुआ 4 का। एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप इसमें 26 का देखें 26, तो ये काफ़ी इंप्रेसिव सेक्टर रहा है पिछले 5 सालों के दरमियान। सेक्टर स्कोर भी 54 का है, जिसे एक डिसेंटली माना जाएगा, ना ये ओवर वैल्यूड है ना अंडर वैल्यूड है। ये बिल्कुल अपने जो परमिसिबल रेंज है, जो एक्सेप्टेड रेंज है मार्केट की, उसमें चल रहा है। पी की बात करें तो ये हमें 80 के हिसाब से थोड़ा महंगा लगेगा। और ROC ROE
अगर 20% आ रही है तो ये वो सेक्टर हैं जहां हमें आंख मूंद करके लगा देना चाहिए। इसमें ऑफ कोर्स सिर्फ सेक्टर वाइज एनालिसिस नहीं होगी, कंपनी के भी बैलेंस को देखा जाएगा, ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या क्या होती हैं। तो अब आते हैं दूसरे सेक्टर पे जो कि है हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। इसमें 1400% का उछाल देखा गया है। केवल 21 कंपनी ही हैं, तो एडवांस्ड डिक्लाइन रेशियो अगर उस तरह से निकाला जाए तो उतना तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 21 कंपनियों में से अगर 16 कंपनियों ने अपने आप को काफ़ी ऊपर दिखाया है तो उस हिसाब से भी ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोरदार लगता है। अगेन सेक्टर स्कोर इसका 54.76 है, तो ये भी बिल्कुल ना ही ओवर वैल्यूड माना जाएगा, ना ही इनकी कोई स्कोर कम मानी जाएगी। और ROE बिल्कुल कंज्यूमर ड्यूरेबल के कंपेरेबल है। 20% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है पिछले 5 सालों के डेटा पे। अगेन दूसरा कॉमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाई, जिसका 1350% का आया। इसमें सबसे ज़्यादा कंपनियां 450 की हैं। एडवांस और डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 8.87 है। 364 कंपनियां 440 में इन्होंने एडवांस दिखाया है। 41 कंपनियों ने इसमें डिक्लाइन दिखाया है, बाकी कुछ न्यूट्रल रह गई होंगी। ये प्राइस टू बुक रेशियो आपको इतना ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस तरह से वायलेट हो रहे हैं। आई वुडंट से कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात है, इसमें थ्योरेटिकल वैल्यू निकालने पे ये कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा एक्सीड कर जाते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 5,18,000 ऑब्वियसली नहीं होगा। इसका तो मतलब ये हो गया कि नियर इनफाइनाइट टाइम्स वैल्यूड है, तो इस चीज़ को अभी हम इग्नोर करके चलते हैं। सेक्टर में किसी कंपनी में अगर लगाने की बात हो तो प्राइस टू बुक वैल्यू अप टू 3 है तो परमिसिबल है कि इतना आप कर सकते हैं। प्राइस टू बुक में रेशियो अगर बाकी सेक्टर्स की देखें तो 23.3 कंज्यूमर ड्यूरेबल का था, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट का 22.01 था, तो ये काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है अभी के हिसाब से। और ROE और ROCE की बात करें तो 12-13% का ROCE और 11% का ROE, ये कोई खास ऐसी बात आती नहीं है। यूटिलिटी सेक्टर में अगर हम जाएं तो 1331% का गेन आया है। 85 कंपनियां हैं और यहाँ पे 80 कंपनियों ने एडवांस दिखाया, 2 ने डिक्लाइन दिखाया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगेन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव बन करके आता है, काफ़ी कन्विंसिंग लग रहा है। अगर ये 26.66 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, यानी ये सेक्टर ओवरऑल काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये बिल्कुल कंज्यूमर ड्यूरेबल की तरह ही परफॉर्म किया है। और नंबर ऑफ़ कंपनीज़ भी इसमें 85 के आसपास हैं, तो वो भी ठीक ठाक है। जितने ज़्यादा कंपनियां होंगी उतने ज़्यादा एवरेज आउट होने के बाद जो नतीजे आते हैं हम उन्हें काफ़ी अच्छे से कन्विंसिंग सेक्टर मान सकते हैं। सेक्टर स्कोर 59.15 की है, PE 31 का है, तो मैं समझूंगा कि ये अभी एक वो कंपनी है जो कि गोल्ड स्पॉट में है। प्रॉब्लम यहाँ प्राइस टू ग्रोथ में भी नहीं है और प्राइस टू बुक भी 7.5 है। वैसे 7.5 भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर हम बाकी अदर सेक्टर्स के देखें जहाँ पे 22 से ज़्यादा का प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है, वहाँ अगर आपको कोई सेक्टर की कंपनी यूटिलिटी सेक्टर की 7.5 पे मिल रही है तो कंपेरेबल टू अदर सेक्टर्स ये काफ़ी ज़्यादा रेंज में है। मैं कहूँगा किफ़ायती है या फिर आपके बजट में है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेन 18.6 है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज़ अगेन 13.9, ऑलमोस्ट 14%। मैं समझता हूँ इस पर एक बार हमें फिर से डिटेल में एक वीडियो बनानी पड़ेगी जिसमें हम डिस्कशन करेंगे कि यूटिलिटी सेक्टर की कंपनियाँ क्या कर रही हैं, किस सेक्टर में क्या कर रही हैं और उनका फ्यूचर क्या है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो 1273% का आया है 5 ईयर चेंज, जो कि पॉजिटिव साइड में है। 110 कंपनियों को निकाल करके 94 एडवांस हैं, 13 डिक्लाइन है। 7.2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। सेक्टर की बात करें स्कोर की तो अगेन वो 57.76 है। 67 का PE है, 67 का प्राइस टू ग्रोथ है। प्राइस टू बुक 25 है जो कि हाईली ओवर वैल्यूड लग रहा है। ROE 41 अगेन, और FMCG में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39% का है। तो हम इसकी कंपनियों में भी देखेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है इन कंपनियों का। जनरल इंडस्ट्रियल्स में अगेन 1146% का गेन रहा। 351 कंपनियां हैं इसमें। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 15.5 का। सेक्टर स्कोर अगेन मैं कहूँगा जो 50 से 60 के बीच में सेक्टर स्कोर आ रहा है आप उसे मान के चलें ये मीडियम स्कोर है। ये ना ज़्यादा इन्हें ओवर वैल्यूड समझा जाए ना अंडर वैल्यूड समझा जाए, तो ये नियर परफेक्ट अपने मार्केट वैल्यू के ट्रेड कर रहे हैं। 68 की PE है, 4.5 का प्राइस टू ग्रोथ अगेन ये सेक्टर को भी हम कंसीडर करेंगे। प्राइस टू बुक की बात करें तो 17.19 है। ROE 20.36, ROE की बात करें तो 41.03 है और ROC 39.35। अगर ROC इतनी ज़्यादा है तो हम इस सेक्टर की कंपनियों में भी एक बार ध्यान से एनालाइज करेंगे।
देखने वाली बात यह है कि जो ब्रॉड पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए उसमें सेक्टोरल स्कोर क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या चल रहा है, प्राइस टू इक्विटी ट्रेलिंग 12 मंथ क्या है, आरओई आरओसी ऑब्वियसली हमारे एक फैक्टर रहेंगे। जनरल इंडस्ट्रियल्स अगेन 351 और 310 का, इसमें 15.5 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, 1100% का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया, 4.5 का पी, 23 का आरओसी है। अगेन फर्टिलाइज़र में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो 8 का चल रहा है। आरओई और आरओसी जो दो फैक्टर अभी हैं, हम 3 फैक्टर आगे आपको बात करके चलेंगे, ताकि नंबर ऑफ़ सेक्टर्स 29 है और इस तरह से डिटेल में करके जाना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। रिटेलिंग सेक्टर में हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3 की मानेंगे। यहाँ पे आरओई 22.3 का है और आरओसी 20 का। टेलीकॉम इक्विपमेंट में एडवांस डिक्लाइन रेशियो, इसमें नंबर ऑफ़ कंपनीज ही कम है, बस 17 कंपनियाँ इसमें काम कर रही हैं, जिसमें से 15 ने एडवांस दिखाया, डिक्लाइन बस 2 ने दिखाया है। इनका आरओई 11 है और आरओसी 16 का। हेल्थ केयर में अगेन 16 कंपनियों को लिया है इस सेक्टर में, 8 ने एडवांस दिखाया, 3 ने डिक्लाइन। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 2.67 का, आरओसी 13.98 यानी 14 मान लें, और आरओसी 18.81 का है। ये रिमेनिंग सेक्टर्स के हैं। हम यहाँ पे फिर से आपको 3 रेडी डेटा पॉइंट्स के साथ अप्राइज करना चाहेंगे। मेटल एंड माइनिंग की एडवांस डिक्लाइन रेशियो 13 की आई है और आरओसी आई है 24 की, आरओई भी 24 की है। रियलिटी सेक्टर में एडवांस डिक्लाइन रेशियो 7 का रहा और उसमें भी 9.6 की आरओई है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 11.06 की है। रियलिटी सेक्टर के बारे में एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूँ कि आरओई और आरओसी उतना इम्प्रेसिव आपको भले ना लग रहा हो, लेकिन रियलिटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पिछले 5 सालों में भी आप देखें तो मेटल माइनिंग के बराबर ही इन्होंने अपना प्रॉफिट दिया है। दूसरी बात रियलिटी सेक्टर की ये होती है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा एडवांस में आता है। इसकी ग्रोथ रेट भले कम हो, लेकिन ये बिल्कुल से पक्का होता है कि ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही भागेगा। इस वजह से ही काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन होता है हमारे कंट्री में, सबको पता है कि ये क्या चल रहा है। फिर होटल रेस्टोरेंट और टूरिज़्म सेक्टर में भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो 20 का है, बस 64 कंपनी है यहाँ पे। आरओसी 13 का, आरओई भी 13 का। टेक्सटाइल अपैरल में एडवांस डिक्लाइन रेशियो 9 का है। सेक्टर स्कोर भी बिल्कुल से रेंज में है, 26.46 का, 26.46 का आरओई है और आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 26.61 का है। डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सर्विसेज ने पिछले 5 सालों में 420% की ग्रोथ रजिस्टर की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 5 का, आरओई 21, आरओसी 24.73 का है। ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट ने भी 400% का ग्रोथ दिखाया है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 20 की रही है, 177 कंपनियां हैं। आरओई और आरओसी 20-20 के अराउंड चल रहा है। फूड बेवरेजेस टोबैको में एडवांस डिक्लाइन रेशियो 6.44 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, 22.23 का आरओई और 26.87 का आरओसी है। एक वीडियो हम इस पर भी बनाएंगे कि आरओई और आरओसी को किस तरह से कंपेयर करें, सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज, इकोनॉमी वाइज, और कौन सा बेटर मार्कर होगा डिपेंडिंग अपॉन विच सेक्टर द कंपनी इज ऑपरेटिंग इन एंड विच इंडस्ट्री, विच टारगेट ऑडियंस इट्स सर्विंग। वो एक दूसरा मुद्दा रहेगा। हम बहुत जल्द उस पर भी एक नया वीडियो डिस्कशन के लिए बनाएंगे। टेलीकॉम सर्विसेज का आपने देख लिया कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 16 कंपनियां हैं इस सेक्टर में और 16 के 16 ने पिछले 5 सालों में 389% का पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया है। सेक्टर स्कोर भी बिल्कुल 55 का है, जिसे आइडियल माना जाएगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। 10.23 का आरओई है और 14 का आरओसी है। सीमेंट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आजकल आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स छोटी छोटी सीमेंट कंपनियों को भी खरीद करके बिल्कुल से अपने आप कंसोलिडेट करते जा रहे हैं अपने अंदर। सीमेंट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आगे आने वाले दिनों में लगता है। अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अगर आपको यकीन ना हो तो इनके प्रीवियस परफॉर्मेंस देख लें कि इन्होंने कितनी ग्रोथ रजिस्टर की, इनके स्टॉक्स कितना परफॉर्म किए हैं। पिछले 5 साल में 386% का ग्रोथ यहाँ पे आया है। आरओई है 13 का और आरओसी है 13.87 का। अदर सेक्टर में भी 380% की ग्रोथ रजिस्टर हुई है। आरओसी और आरओई काफ़ी कम है। तो ये वो कंपनियां हैं जिनका कोई कोर बिजनेस होता नहीं है, ना ज़्यादा इनकी मार्केट में उतनी ज़्यादा वैल्यू होती है, ना इनके टारगेट ऑडियंस ज़्यादा होते हैं।
बैंकिंग फाइनेंस हम सबको ऑब्सेस करके रखता है। आप देखें इसने भी 374% का रजिस्टर किया है ग्रोथ। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 522 कंपनियों में से 448 कंपनियों ने पॉजिटिव ग्रोथ रजिस्टर किया। 58 कंपनियों ने काफ़ी कम काम किया है, ये डिक्लाइन में रहे। और एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो अगेन 7.75 का है, सेक्टर 50 का है। ROE की बात करें तो 17.7, ROCE की बात करें तो 14.2। फार्मा सेक्टर में भी 373 का ग्रोथ रजिस्टर किया गया और ROE 16 का है, ROCE 20 का है। तो आप अगर ROCE की बात करें तो आप इसे इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। और ख़ासकर आगे आने वाले कल में जैसा कि मैं सुन रहा हूँ अमेरिका में कुछ एक्ट आने वाले हैं, अगर वो अप्रूव हो जाता है तो इंडियन फार्मा कंपनीज़ को भी एक्सपोर्ट करने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में हमें इस सेक्टर पे नज़र रखनी चाहिए, इनके पास्ट परफॉर्मेंस को भी एनालाइज करेंगे और आगे देखेंगे कि अगर वो बिल पास होता है तो ग्लोबल लेवल पे हमारे इंडिया बेस्ड कंपनी किस तरह से एक्सपोर्ट सेक्टर में परफॉर्म करते हैं। दूसरी बात यह है कि इंडिया को ऑलरेडी फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाने लगा क्या है। केमिकल पेट्रोकेमिकल में अगेन 361% का उछाल आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 7.5 का है। 14.7% का ROE है, 17 का ROCE। फॉरेस्ट मटेरियल में अगेन 13.79 का रिटर्न ऑन इक्विटी है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.75 का है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर ने भी 310% का ग्रोथ रजिस्टर किया और इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखें तो दैट इज़ 115। वहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17.16 है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में 93 कंपनियां काम कर रही हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 6 है। सेक्टर स्कोर 59.66 है। सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज तो सब जानते हैं कि हमने IT एक्सपोर्ट्स में काफ़ी अच्छा काम किया है। इंडिया को मेजॉरिटी प्रोजेक्ट नॉर्थ अमेरिका से और वेस्टर्न यूरोप से मिलता है। 281% का इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर किया और 240 कंपनियां जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, आउट ऑफ देम 210 ने एडवांस रजिस्टर किया है, केवल 17 ही डिक्लाइन पे हैं। इनकी ROE देखें तो वो 29 है और ROCE देखें तो 37 है। ये काफ़ी ग्लोरीफाइड रहा है, लेकिन ChatGPT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने के बाद से अगर हमारी कंपनियां इनोवेट नहीं करती हैं या अपने मैन पावर के स्किल्स को अपग्रेड नहीं करती हैं तो ये जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो कल को लायबिलिटी भी बन सकती है। इस एक सेक्टर में हमें बड़े तरीके से काम करने की बात है। बतौर इन्वेस्टर हमें एनालाइज करना होगा कि ये बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनियों के रोड मैप क्या हैं, हम इस पर भी आएंगे। डाइवर्सिफाइड सेक्टर में 214% का ग्रोथ रजिस्टर किया गया। ROE है 11.3 का और ROCE है 13.48 का। ऑयल एंड गैस सेक्टर ने सबसे लास्ट में रजिस्टर किया है अपने ग्रोथ को। डाइवर्सिफाइड सेक्टर की बात करें तो 214% का ग्रोथ है, जिसमें 22 कंपनियों में सभी ने एडवांस दिखाए हैं। ROCE डिसेंट है 11.3, 13.4, ओके, ना ज़्यादा है ना कम है। ऑयल एंड गैस सेक्टर जो कि सबसे लास्ट में आता है, इसने भी 180% का किया। 39 कंपनियां थी। मज़ेदार बात यह है कि सारी की सारी कंपनियों के दाम बढ़े हैं, तो इसको आप रियलिटी सेक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वो इसलिए कि भले ही धीरे धीरे बढ़े लेकिन ये बढ़ेगा। आगे चल कर के अल्टरनेटिव फ्यूल की बात हो रही है, चाहे वो सोलर पावर हो, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो, नेचुरल गैस हो, या जितने भी जियोथर्मल एनर्जी, विंड टर्बाइन की बात हो, इनके साथ इनका मुकाबला अक्सर किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ कहीं भी अगर इनकी कंपटीशन रिन्यूएबल सेक्टर से आती है तो इन्हें बस अपने तेल के दाम कम कर देने हैं, जो कि एक फिक्स्ड कॉस्ट के बाद जो कुछ भी एडेड आ रहा है वो उनका प्रॉफिट ही होता है। तो हम इस पे भी एक डिटेल वीडियो करेंगे। हम रजिस्टर करते जाइए, कमेंट करते जाइए और आपका सहयोग जारी रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ कि बारी बारी से ये जो 29 सेक्टर जो मैंने दिखाए हैं, इनके हर सेक्टर के पिछले 5 सालों में अच्छा परफॉर्म करने वाले टॉप 4 कंपनीज़ को हर सारे सेक्टर के लेता हूँ और मैं उनके बारे में बताऊँगा। इससे होगा ये कि कुछ आपको भी फ़ायदा होगा और कंपनियों के नाम रजिस्टर हो जाएंगे। 29 गुना 4 अगर हम करें तो ये तकरीबन 116 आता है। 116 कंपनीज जो कि अपने सेक्टर के टॉप परफॉर्मर होंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि ये टारगेट ऑडियंस क्या है, किस सेक्टर में ऑपरेट कर रहे हैं, इनका पास्ट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, कंपनीज़ का एक्सपोर्ट कितना करते हैं, लायबिलिटी कितनी है। तो 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स के बात करें तो नंबर 1 इस सेक्टर में है मारुति सुजुकी।
पिछले 10 साल के सबसे लो की बात करें तो ये 2,900 पे इसका शेयर बिक रहा था, और हाई की बात करें तो अभी इसका शेयर 12,705 रुपये भी बिक रहा है। मारुति इंडिया के हर घर में पहुंची हुई है, जानी मानी कंपनी है। दूसरे पे आते हैं तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें। अब आप देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा की आज जो शेयर चल रहा है वो है 2,960 रुपये का, और पिछले 5 सालों 10 सालों में जो सबसे लोएस्ट था वो था 245 रुपये 40 पैसा। तो 245 से लेकर के अभी ये लगभग 10 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में। रही बात टाटा मोटर्स की, तो आज हम देखें ये 63 रुपये पे सबसे कम अपने वैल्यूएशन पे था, जो कि कोविड के टाइम में था। आज वही उसके शेयर लगभग 1,000 रुपये छू रहे हैं, ये 15 गुना है। बजाज ऑटो लिमिटेड की बात करें तो ये 1,788 रुपये का था, जो आज 11,000 12,000 रुपये का बिक रहा है। इसमें भी लगभग 10 गुने या 15 गुने का 7.5 गुने का इजाफा हमने रजिस्टर किया है। अब हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के टॉप 4 कंपनीज़ की। HDFC बैंक पिछले 10 सालों में जो यहाँ पे पिछले 10 साल के सबसे लोएस्ट की बात करें तो 421 रुपये का था, और जो आज अभी 1,745 रुपये का है, यानी पिछले 10 सालों में इसके शेयर लगभग 4 गुना ही हुए हैं। ICICI बैंक 164 का था, जो 1,362 पे चल रहा है। 10 गुने की नहीं, लेकिन 16 आप मान के चलिए 8 गुना 7 गुना इन्होंने भी अपना परफॉर्मेंस दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं कि बैंकर टू एवरी इंडियन है, तो 148 से लेकर के 150 से लेकर के ये अभी 800 पे अपना रजिस्टर कर रहा है ग्रोथ। पिछले 10 सालों में सबसे कम पे ये 148 का था, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो इन्होंने रजिस्टर किया है वो 912 रुपये का है, तो 6 गुना पिछले 10 सालों में। वहीं बजाज फाइनेंस, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वो 250 से लेकर के 8,192 रुपये तक इन्होंने अपना ग्रोथ रजिस्टर किया है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि इन्होंने कितना ज़्यादा परफॉर्म किया है बतौर NBFC। हम इस पे भी बात करेंगे। सीमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आजकल बड़े मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से लेकर के बिज़नेस कॉन्ग्लोमरेट बिज़नेस हाउसेस को सीमेंट कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। तो लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो सबसे कम 661 रुपये में ट्रेड हुआ है, और ये अभी 3,919 रुपये का हो गया। 600 से ये तकरीबन 5 गुना है। वहीं अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये 2,200 रुपये 2,300 रुपये में बिकने वाला शेयर अभी 12,000 का चल रहा है। ग्रासिम इंडस्ट्री की बात करें तो ये 383 रुपये का शेयर अभी 2,800 रुपये का चल रहा है। 400 रुपये का शेयर अगर आप मान के चलें, मोटा मोटी 7 गुने है, 8 गुना। अंबुजा सीमेंट जो 136 का था, आज 707 रुपये के रिकॉर्ड पे है। केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर की बात करें तो पिडीलिट इंडस्ट्रीज़ की अगर पिछले 10 साल के हाईएस्ट और लोएस्ट की कंपैरिजन करें तो ये 377 और 3,331 है। SRF की बात करें तो ये 129 में बिकने वाला शेयर आज तकरीबन 20 गुने भाव पे चल रहा है, जो कि 2,865 रुपये है। 372 में बिक रहा था। PI इंडस्ट्रीज़ अभी 4,804 पे हो गई है। ये 9 गुना इन्होंने अपना ग्रोथ रजिस्टर किया है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स अगली कंपनी है जो 217 पे थी अपने 10 साल के लोएस्ट पे, और आज हाईएस्ट 4,510 रजिस्टर किया है। कॉमर्शियल सर्विस एंड सप्लाई सेक्टर, यहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं। तो अडानी इंटरप्राइजेस कोविड के टाइम में 58 रुपये 20 पैसे पे थी, और आज वही 4,190 का भी सबसे हाईएस्ट किया है। वो हिंडनबर्ग डिज़ास्टर अगर ना होता तो मेरे ख्याल से ये आंकड़ा आज 5,000 के ऊपर भी होता। मार्केट कैप की अगर बात करें तो ये 3,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस इसकी 3,008 रुपये थी। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट PSU है, और हम सबको मालूम है कि सरकारी कंपनियां अमूमन धीरे धीरे ही चलती हैं, लेकिन पिछले 4-5 सालों की जो बुल रन चल रही है, जो यूफोरिया चल रहा है, खासकर जो कंजर्वेटिव रिटेल इन्वेस्टर होता है, जो कि ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, एट द सेम टाइम चाहता है कि उसके पैसे बढ़ें, धीरे बढ़ें लेकिन बढ़ें, गारंटीड बढ़ें, तो इस तरह के लोग भी PSU में ज़्यादा अपनी आस्था दिखाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस, अपने बिलीफ को वहीं एक्सप्रेस करते हैं। तो आप देखें 263 का शेयर कंटेनर कॉरपोरेशन का आज 1180 में चल रहा है। लगभग 3-3.5 गुना ग्रोथ इसने भी रजिस्टर कर लिया है। सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 218 का सबसे कम वाला शेयर आज 2900 में चल रहा है। 2900 है प्राइस इसकी, लास्ट ट्रेड प्राइस इसकी
2776 थी और 31,000 करोड़ की ये कंपनी है। LS इंडस्ट्री 17,799 करोड़ की कंपनी है, जो कि 22 रुपये से 209 का इसने सफ़र तय किया है, 10 गुना, लगभग 9 गुना। कंज्यूमर ड्यूरेबल पे आ जाते हैं तो हैवेल्स इंडिया, जो आज घर भर, जैसे टाटा के प्रोडक्ट्स थे, आज हैवेल्स के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पहुंच गए हैं। 10 साल के लो की बात करें तो ये 253 रुपये का था, पिछले 10 सालों में सबसे लोएस्ट 253 का आंकड़ा इसने छुआ है, और सबसे ज़्यादा 2,058 रुपये का भी छुआ है। इनफैक्ट हैवेल्स इंडिया अभी लगभग अपने पिछले 10 साल के हाईएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। पॉलीकैब इंडिया की बात करें तो 525 का बिकने वाला शेयर 7,300 तक गया है। ये 14 गुना 13 गुना ग्रोथ इन्होंने यहाँ भी रजिस्टर की है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, 312 का शेयर आज 14,400 रुपये पे। इमेजिन कितना बड़ा ग्रोथ मिला है पिछले 10 सालों में। तो वो क्या फैक्टर्स हैं जिसके नतीजे में ये इतना अच्छा ग्रोथ परफॉर्म करते हैं। और हम देखेंगे कि पिछले 5 सालों में भी ये 512 से बढ़ कर के 14,400 पे आया। पिछले 3 सालों में फिर ये 2,500 से 14,000 पे आया, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये कैसे बढ़ते गया। हम इसके बिज़नेस मॉडल को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे आगे वाले वीडियो में। वोल्टास AC जो प्रोडक्ट बनाती है, अलावा इसके इनका इलेक्ट्रिकल कूलर आता है, वाटर कूलर आता है। 211 पे ट्रेड होने वाला शेयर आज अपने दिन के हाईएस्ट पे है 1944 रुपये पे। ये 7 गुना 8 गुना ग्रोथ इन्होंने यहाँ भी रजिस्टर की है। डाइवर्सिफाइड सेक्टर की कुछ एक कंपनियों को ले लेते हैं तो इसमें यूजुअली आप देख रहे हैं बजाज फिनसर्व, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, आदित्य बिरला, L&T फाइनेंस। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं जो कि तरह तरह के लोन देती हैं। बजाज फाइनेंस की बात कर लें, फिनसर्व की बात कर लें, पिछले 10 सालों में जो 100 रुपये से 2.5 रुपये कम में ट्रेड होने वाला शेयर आज 1,932 रुपये का ट्रेड हो रहा है, लगभग 19 गुने। बजाज होल्डिंग की बात करें तो 1,200 का शेयर आज 11,350 का हो रहा है, ये 8 गुना है। आदित्य बिरला कैपिटल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये सबसे लोएस्ट मार्क पे जब था तो 37 रुपये का था, और आज वो 231 रुपये पे है। 45 का शेयर L&T फाइनेंस लिमिटेड है, जो कि अभी 213 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सेक्टर में एशियन पेंट्स की ग्रोथ स्टोरी हम सबको पता है। हमने देखा है कि एशियन पेंट्स की मैनेजमेंट लीडरशिप ने अपने शेयर होल्डर को कितने वैल्यू क्रिएट करके दिए हैं। 3,17,201 करोड़ की ये कंपनी, जो कि आखिरी ट्रेड प्राइस थी 3,307 रुपये। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इन्होंने रजिस्टर किया है। और बर्जर पेंट्स के साथ साथ अब अडानी ग्रुप भी सीमेंट के साथ पेंट सेक्टर में भी इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। बड़ा मुद्दा ये है कि क्या ये ग्रोथ स्टोरी फिर से कोई दूसरी कंपनी अगर कंपटीशन में आती है तो वो रिपीट कर पाएगी, क्योंकि यहीं पर आप देखें दूसरी जो टॉप 4 कंपनीज़ में एक बर्जर पेंट्स भी है, जो कि 72,000 करोड़ के मार्केट कैप में है। अपोलो हॉस्पिटल्स 1,01,000 पे है। मैक्स हेल्थ केयर भी 1 लाख के शेयर्स पे ट्रेड हो रही है, वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है, जिसके शेयर्स हैं अभी 1,000 रुपये। 10 ईयर लो की बात करें एशियन पेंट्स की तो ये 600 का शेयर अभी 3,590 पे है, ये तकरीबन 6 गुना हुआ है। वहीं 100 रुपये का शेयर जो मैक्स हेल्थ केयर का था वो 10,090 पे है, ये भी 10 गुना है। 900 पे ट्रेड होने वाला अपोलो हॉस्पिटल्स आप देखें अभी 7,152 पे है। इसका मतलब है कि इसने भी कम से कम 8 गुना ग्रोथ रजिस्टर किया है। और बर्जर पेंट्स ने 71 से 727 आने में 10 साल लगाए हैं, ये 10 टाइम्स है नियर अबाउट। FMCG सेक्टर की बात मैंने पहले भी इस वीडियो में कर रखी थी और बताया था कि इनकी ROE और ROCE काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं, और वो आपको यहाँ आंकड़े से भी दिख रहे होंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर के मार्केट कैप की बात करें तो ये 7 लाख करोड़ पहुँच गया है, और तकरीबन 3,000 रुपये शेयर इसका ट्रेड हो रहा है। नेस्ले इंडिया 2,60,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, 2,700 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री भी 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है। गोदरेज कंज्यूमर 1.5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे है। आप इन सबों के पिछले 10 साल की ग्रोथ हिस्ट्री की बात करें तो 700 से 3,000 का आंकड़ा तय किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने, यानी कि 6-7 लाख करोड़ की कंपनी बनने के पहले ये करीब 1,75,000 करोड़ की कंपनी हुआ करती थी, जो कि 4 गुने हो गई है। वहीं नेस्ले इंडिया ने भी कोई 6 गुना का लगभग ग्रोथ रजिस्टर किया है।
ब्रिटानिया इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी 10 टाइम्स हुआ है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 4 गुना हुआ। फर्टिलाइज़र सेक्टर की हम बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स यूजुअली हमारे किसानों के इस्तेमाल में आता अलावे इसके डाइंग इंडस्ट्री में और प्राइवेट सेक्टर में तरह तरह के केमिकल के लिए एक बाई प्रोडक्ट होता है, एक रॉ मटेरियल की तरह भी कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र केमिकल की बात करें कॉरपोरेशन की तो ये गवर्नमेंट पीएसयू है, और जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया पीएसयू में यूजुअली किस तरह से ट्रेडिंग चलती है। 64,000-63,000 करोड़ के मार्केट कैप में चलने वाला ये शेयर पिछले 10 सालों में सबसे कम वैल्यूएशन की बात करें तो 15.8 रुपीज़ का था, जो कि आज 1,187 हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुल रन में अभी कोई वैल्यूएशन नहीं देख रहे हैं, ना गवर्नमेंट की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, ना मार्केट देख रहे हैं। ये इतना ज़्यादा हो जाना लगभग 30 गुना, ये बिल्कुल ब्लाइंड वैल्यूएशन माना जा सकता है। हम इसके बिजनेस मॉडल को भी एनालाइज करेंगे, हम इनके बुक एंड अकाउंट्स को भी देखेंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड 48,867 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है, जो कि 145 पे ट्रेड हुआ करती थी, उसको अभी 1790 रुपये पे ट्रेड हो रही है। चंबल फर्टिलाइज़र और राष्ट्रीय केमिकल ये सारे गवर्नमेंट पीएसयूज़ हैं। आप ऐसे समझ लें कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर उतने इंथुजियाज्म के साथ इस सेक्टर में है ही नहीं। बावजूद इसके इतना हाई मार्केट वैल्यूएशन और इतना ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ देख करके प्राइवेट सेक्टर अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, आपको इस बात पे भी सोचना होगा। फूड बेवरेजेस और टोबैको सेक्टर की बात करें तो आईटीसी, जिसे इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड कहते हैं, ये भी 6,44,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे है। इसकी एक खूबसूरती ये रही है कि ये पिछले 10 सालों में बहुत कम चला है, लेकिन चलने वाले लोग जो लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं वो उन्होंने आईटीसी में एक अच्छा खासा पोजीशन बना रखा था। वाईसी देवेश्वर इसके सीईओ हुआ करते थे, जिन्होंने इस कंपनी को काफ़ी ग्रोथ किया और इनके प्रोडक्ट को भी डाइवर्सिफाई करने में काफ़ी अपना बड़ा योगदान दिया है। तो 134 का शेयर अभी 520 पे चल रहा है। तो पिछले 10 सालों में जो लोएस्ट और हाईएस्ट की रेशियो है तो वो 4 गुना हुई है। 10 सालों में 4 गुना हो जाना भी मतलब 1.5 लाख करोड़ की कंपनी को 6 लाख पे पहुंचा देना। वरुण बेवरेजेस पे आते हैं तो 2,12,000 करोड़ की कंपनी है ये। वरुण बेवरेजेस वही है जो कोला कंपनीज़ के लिए अपने प्रोडक्ट बनाती है। कोला कंपनीज़ का काम लेबलिंग करने का है, वरना प्रोडक्ट आता है वरुण बेवरेजेस से। ये 2,12,000 करोड़ की कंपनी है जो अभी 654 रुपये पर ट्रेड हो रही है। 20 रुपये का ये शेयर पिछले 10 सालों में 30 गुना हुआ है, 35 गुना हुआ है, और ये लगभग 700 के अपने अधिकतम के आंकड़े को छू लिया। टाटा कंज्यूमर की बात करें तो इसमें एक ग्रोथ पोटेंशियल हम सबको नज़र आ रहा है, जो अभी 1,20,000 करोड़ की कंपनी है। ये कभी 100 रुपये पर ट्रेड हुआ करती थी और पिछले 10 सालों में इसने 12 गुना ग्रोथ दिया है। और मैं समझता हूँ कि अगर अपने पीयर के साथ इसकी कंपैरिजन करें तो टाटा कंज्यूमर ने जो अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई किए हैं और नए नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, नई नई जगह मार्केट को बनाया है, तो मैं समझता हूँ अगले 5 सालों में अगर ये हो जाए 5 से 6 गुना तो दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। तो दिस इज़ वन सच सेक्टर वेयर यू शुड बी हैविंग अ कीन आई। यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात करें तो ये लीकर और बेवरेजेस सेक्टर में है। 1,14,000 की कंपनी, 1,14,000 करोड़ की कंपनी, इसने पिछले 10 सालों में लोएस्ट और हाईएस्ट के रेशियो की बात करें तो ये 4 गुना ग्रोथ है। अब हम आते हैं फॉरेस्ट मटेरियल सेक्टर पे। तो सेंचुरी प्लाईवुड, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, ग्रीन पाइप प्लान, स्टाइलम इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ये 20-20 हज़ार करोड़ की कंपनियां हैं, 5,000 करोड़ की हैं। ये माइक्रो कैप, स्मॉल कैप कंपनी हैं। इनमें उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है, इसलिए इसको देखना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बहरहाल मैं बता दूं, सेंचुरी प्लाईवुड्स के परफॉर्मेंस की या ग्रीन प्लाई की, तो इसमें कुछ एफआईआईज़ ने भी अच्छी खासी पोजीशन बनाई थी और एक अच्छा खासा बेनिफिट निकाल करके ये चलते बने। जनरल इंडस्ट्रियल सेक्टर में बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की, सीमेंस की, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की, एबीबी की, तो इसमें 2 कंपनी ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, वहीं दूसरी तरफ सीमेंस इंडिया है और एबीबी है। तो इनके मार्केट कैप की अगर आप बात करें तो ये सारी लार्ज कैप कंपनीज़ हैं। 2,90,000 करोड़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, सीमेंस का 2,43,000 करोड़, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 2 लाख करोड़ और एबीबी 1,63,000 करोड़। तो इनके क्लाइंट की बात करें तो यूजुअली ये डिफेंस के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या बड़ी लार्ज कैप कंपनीज़ के कॉन्ट्रैक्ट को कैटर करने के लिए अपने प्रोडक्ट को लाते हैं।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और HAL जैसा मैंने कहा ऑलरेडी PSU हैं, जबकि सीमेंस और ABB भी है। बावजूद इसके PSU होने के, जो कि जिनका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा फास्ट होता नहीं है और इनकी कंपटीशन भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण, बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि 235 का ट्रेड होने वाला शेयर 5,600 पे ट्रेड हो रहा है। इसने 7 गुना, कोई 11 गुना, 50 गुना, मैं समझूंगा, सॉरी 25 गुना इन्होंने ग्रोथ रजिस्टर किया है। और सीमेंस इंडिया ने भी लगभग 10 गुना ग्रोथ रजिस्टर किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी 20 गुना ग्रोथ रजिस्टर कर रहा है। शेयर वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ना कि मार्केट कैप की। ABB लिमिटेड की बात करें तो 700 वाला शेयर अभी 9,000 पे चल रहा है, तो 10 से 12 गुना इसने भी परफॉर्म किया है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ और इक्विपमेंट में करें तो ये सारी 5,000 से 1300 करोड़ से लेकर के 5,000 करोड़ वाली कंपनियां हैं। क्राफ्टन डेवलपर्स, नेल्को, डी-लिंक, इनके वगैरह, जैसा मैंने कहा था कि वॉलेटिलिटी होती नहीं है। ये 9 रुपये का शेयर 543 पे अगर जाएगा तो 63 गुना वैल्यूएशन। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूँ, वॉलेटिलिटी नहीं है तो इनसे अभी दूरी बना के रखना ही ठीक होगा। हम बिज़नेस मॉडल एनालाइज करेंगे और उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। नेक्स्ट सेक्टर की ओर बढ़ते हैं। तो हेल्थ केयर इक्विपमेंट और सप्लाईज़ में हमने कहा था 22,000 करोड़ की कंपनी है। पॉली मेडिक्योर, मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज है 7,981 करोड़ की। टार्सन्स है 2,500 करोड़ की और वासा डेंटिसिटी है 897 करोड़ की। तो अगर आप 5 से 20,000 को मिड कैप कहें, 5 से 20,000 करोड़ की कंपनी को मिड कैप कहें, तो ये पॉली मेडिक्योर लार्ज कैप के छोटी कंपनियों में शुमार किया जाएगा। और इनकी ग्रोथ की बात करें तो 117 रुपये पे ट्रेड होने वाला शेयर अभी 2600 पे है। तो 26 गुना, अगर जो इन्होंने 25 गुना ग्रोथ रजिस्टर किया है। बाकी कंपनियों पे उतना ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज़्म की बात करें तो इंडिया होटल, जो कि टाटा का एक बिज़नेस वेंचर है, ये आज 1 लाख करोड़ की कंपनी है। 62 रुपये पर ट्रेड होने वाला ये शेयर आज 707 रुपये में बिक रहा है। इसने तकरीबन 11 से 12 गुना ग्रोथ इनके शेयर वैल्यू में आई है। जुबिलेंट फूडवर्क की बात करें, ये जुबिलेंट वही है जिससे आप डोमिनोज पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं। 76 रुपये का ये शेयर अभी 918 रुपये पे कर रहा है। ये 13 गुना इसने भी लगभग ग्रोथ रजिस्टर किया। देवयानी इंटरनेशनल की बात करें, 25,000 करोड़ की कंपनी, 107 का शेयर 227 पे और 54 का शेयर EIH लिमिटेड का 502 पे है। EIH अभी एक लार्ज कैप कंपनी में इसका नाम आ चुका होगा, क्योंकि ये 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी है, इसे मान लिया जा सकता है। मीडिया सेक्टर में अगर आप देखें, सन टीवी नेटवर्क जो तमिलनाडु की कंपनी है, सन टीवी नेटवर्क का है कि ये गवर्नमेंट के कुछ जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जब उनकी गवर्नमेंट आती है तो इसके वैल्यू बढ़ जाते हैं, नहीं होती है तो घट जाते हैं। तो उसको एनालाइज करना उतना बिजनेस पर्पस से नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। जी इंटरटेनमेंट जो सुभाष चंद्रा की कंपनी है, इन्होंने 114 से लेकर के 619 का सफ़र तय किया है। सारे गामा, अगेन ये कंपनी उतना ज़्यादा शेयर होल्डर को वैल्यू क्रिएट नहीं करके देती हैं जितना कि इनसे उम्मीद की जा रही थी। मेटल माइनिंग सेक्टर में कोल इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट PSU है, हिंदुस्तान जिंक भी एक PSU है, टाटा स्टील और JSW स्टील। JSW स्टील की बात करें तो ये एक हाई एंड स्टील कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को ऑफ़र कर रहा है और गवर्नमेंट के PLI स्कीम का भी बेनिफिशियरी होने वाला है। 80 का शेयर अभी 1,000 रुपये में मिल रहा है, तकरीबन 12 साढ़े 12 गुना इसके शेयर वैल्यू में इजाफा हुआ है। कोल इंडिया लिमिटेड अगेन एक गवर्नमेंट PSU है, जिस 5 गुना ग्रोथ रजिस्टर हुआ है इसके शेयर वैल्यू में। पिछले 10 साल के लोएस्ट और हाईएस्ट की रेशियो की बात करें तो हिंदुस्तान जिंक अगेन 116 का एक शेयर 800 रुपये में मिल रहा था और 20 का शेयर टाटा स्टील का, जो कोविड के टाइम में 20 का था, अभी वो 184 पे आ गया है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, जैसा कि मैंने कहा था कि ये सबसे कम ग्रोथ रजिस्टर करने वाली सेक्टर में है और इसमें रिलायंस इंडस्ट्री है सबसे ऊपर। ये 20 लाख करोड़ की कंपनी है। 20 लाख, पिछले 10 सालों में 400 रुपये पे ट्रेड होने वाला शेयर अपने हाईएस्ट 3200 पे गया था, 8 गुने। ONGC, IOCL और BPCL की बात करें, ये सारे गवर्नमेंट PSU हैं और फियर्स कंपटीशन के कारण, सोशल सेक्टर ऑब्जेक्टिव के कारण और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के कारण
इनमें उतना ज़्यादा ग्रोथ रजिस्टर नहीं हुआ। तो यहीं पे अदर सेक्टर की अगर बात करें तो महाराष्ट्र स्कूटर, सुंदरम फाइनेंस, ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं। इसमें ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है। सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स के बारे में कुछ बात चली थी, अभी ये 10,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। सुंदरम फाइनेंस का एक और बिज़नेस मॉडल ये है कि ये यूजुअली उन लोगों को ही देते हैं लोन जिनका ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में पहले से एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, जिसके कारण इनके एनपीए होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर काफ़ी एलिमिनेट हो जाता है। फिर हम इस सेक्टर को एनालाइज करेंगे एक डिटेल में। फार्मा बायोटेक्नोलॉजी में जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था आपको कि हमारा देश ऑलरेडी फार्मा सेक्टर पूरे वर्ल्ड का हो गया है। सन फार्मास्यूटिकल जो अश्विन संघी जी की थी, आप देखें 4.5 लाख करोड़ की कंपनी है। 312 से 1873 करोड़ का 312 के शेयर वैल्यू का मैक्सिमम प्राइस अभी 1865 करोड़ हो गया है, ये 6 गुना। डिवीज़ लैब की बात करें तो 500 का शेयर अभी 5,500 का हो गया है, ये 10 गुना। सिप्ला 355 का शेयर 1683 हो गया है, ये 5 गुना। 400 का शेयर टोरेंट फार्मास्यूटिकल का जो कि 1,17,000 करोड़ की कंपनी है, 400 पे ट्रेड होने वाला शेयर अभी 3600 पे है, ये 9 गुना। फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसने पिछले 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग ग्रोथ दिखाया है। और जैसा कि मैं कह रहा था, यूएस के अगर उस एक्ट में अगर मंजूरी मिल जाती है तो हमारे फार्मा कंपनीज़ को एक्सपोर्ट करने का एक बड़ा मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ अभी भी इस सेक्टर में काफ़ी स्टीम बाकी है। रियलिटी सेक्टर में भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा लग जाने के कारण ग्रोथ भले ही स्लो हो लेकिन ग्रोथ गारंटीड होती है। हम देख सकते हैं डीएलएफ का 2,17,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मैक्रोट्रैक की 1,38,000 करोड़ की है, गोदरेज 83,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, प्रेस्टीज स्टेज जो कि यूजुअली साउथ इंडिया में बनाता है वो 80,000 करोड़ के शेयर पे है, मार्केट कैप पे है। डीएलएफ पिछले 10 सालों में 70 पे ट्रेड होने वाला शेयर अपने हाईएस्ट पे 960 पे था, ये 13 गुना 14 गुना इन्होंने अपना ग्रोथ रजिस्टर किया शेयर वैल्यू के टर्म में, मार्केट कैप के टर्म में। मैक्रोटेक डेवलपर में भी ये लगभग 4 गुना, इन्होंने 8 गुना रजिस्टर किया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की भी बात करें तो 12 गुना इन्होंने अपना शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू दिया है पिछले 10 सालों की बात करें तो। प्रेस्टीज ग्रुप भी 130 का ट्रेड होने वाला शेयर 2000 पे था। रिटेलिंग सेक्टर में आप एवेन्यू सुपरमार्ट्स देख सकते हैं, ट्रेंट है, आदित्य बिरला फैशन है, मेट्रो ब्रांड्स हैं। ये 3.5 लाख करोड़ की एवेन्यू सुपरमार्ट्स 550 पे ट्रेड होने वाली 5,900 तक गई है हाईएस्ट वैल्यूएशन पे, और ये 10 टाइम्स ग्रोथ रजिस्टर किया। ट्रेंट की बात करें तो 100 रुपये का ट्रेड होने वाला शेयर अभी 7,500 पे है, ये 75 गुना। इमेजिन द ग्रोथ पोटेंशियल। आदित्य बिरला जो कि अभी 35,000 करोड़ की कंपनी है, जो अभी 100 रुपये पे ट्रेड हो रही थी, वो अभी 360 पे हो रही है, 3.5 गुना हुआ है। और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी और आदित्य बिरला जी ने अब जो रिजोल्यूशन लिया है, इसके अगर वो चीज़ें प्ले आउट होती हैं तो ये 35,000 करोड़ की कंपनी अगले 10 सालों में 3.5 लाख करोड़ की या 10 लाख की भी हो सकती है। तो दिस इज़ वन सच प्लेस वेयर वन हैज़ टू कीप वन आई ओपन। मैं एक कंपनी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रिटेल सेक्टर के ग्रोथ पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। प्लीज़ माइंड, प्लीज़ नोट। सॉफ्टवेयर सर्विसेज में भी जैसा कि मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी जो स्केलेबिलिटी ऑफर करती है, उसके कारण जो कंपनियों को लेवरेज मिला है पिछले 10 सालों 20 सालों में, जो इनकी ग्रोथ सागा रही है, और जो वैल्यू और जो वेल्थ इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स के लिए क्रिएट किया है, दैट हैज़ बीन अनपैरेलल्ड। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के दौर में क्या ये स्टोरी फिर से प्ले आउट हो पाएगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इन्होंने नई टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अडेप्ट किया, कितना इनोवेट किया और कितना अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को स्किल किया है, ताकि वो नए बिजनेस हाउसेस को कितना कॉन्ट्रैक्ट अर्न कर सकते हैं। तो 10 सालों में टीसीएस की बात करें तो ये 15 लाख 15.5 लाख करोड़ की कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है। अब ये सैचुरेशन बायस की बात है कि 15 लाख करोड़ की कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल्स कितने होंगे बनिस्पत की 15,000 या 1,500 करोड़ की कंपनी के मुकाबले। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी ऑलरेडी हाईली सैचुरेटेड सेक्टर है, वरना ग्रोथ पोटेंशियल इस पे भी डिपेंड करेगा कि ये नई टेक्नोलॉजीज़ को कहाँ तक अपने एसिमुलेट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर की अगर जो हम बात करें तो भारतीय एयरटेल कंपनी इस देश में
BSNL MTNL के उतने सब्सक्राइबर रहे नहीं हैं, और प्राइवेट प्लेयर में इंडस टावर्स है, वोडाफोन है, भारती हेक्सकॉम है, भारती एयरटेल है। तो भारती एयरटेल मार्केट में 10 लाख करोड़ की कंपनी है नियर अबाउट। इंडस टावर्स की बात करें तो 1 लाख करोड़ की है। फिर भारती हेक्साकॉम जो कि भारती का ही एक सब्सिडरी कंपनी है, वो 72,000 करोड़ पे है। वोडाफोन के बारे में न्यूज़ आए दिन आते रहती है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इससे अभी दूरी बनाए रखें। टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी सारी मिड कैप हैं, स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, तो इसको एनालाइज ना ही करा जाए तो बेहतर। टेक्सटाइल सेक्टर में टाइटन कंपनी ने जो ग्रोथ रजिस्टर किया है पिछले 10 सालों में, ये 10 गुना हुआ शेयर। कल्याण ज्वेलर्स 55 का था, ये 14 गुना हुआ। पेज इंडस्ट्रीज 7,500 से 54,000 पे आ गई। पेज वही है जिसके प्रोडक्ट आप जॉकी के रूप में देखते हैं। KPR मिल्स जो है वही 32,000 करोड़ की कंपनी, 26 पे ट्रेड होने वाला शेयर, इसने 40 गुना ग्रोथ दिखाया है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की बात करें तो अदानी पोर्ट जो कि 3,10,000 करोड़ की कंपनी हो गई है, ये 170 पे ट्रेड होने वाला शेयर अभी 1621 पे 10 गुना ग्रोथ इसने रजिस्टर किया। इंटरग्लोब एविएशन जो 1,90,000 करोड़ की कंपनी है, 700 का शेयर 7 गुना हो गया। GSW इंफ्रास्ट्रक्चर 336 पे ट्रेड हो रहा है, जो 70,000 करोड़ की कंपनी है। GSW इंफ्रास्ट्रक्चर 142 का था, ये कुछ खास अभी नहीं कर पाया। जिस तरह की मैड बुल रन चल रही है उस हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया है जैसा कि इसे करना चाहिए था। कोचीन शिपयार्ड एक गवर्नमेंट PSU है जो 48,500 करोड़ की कंपनी है, ये 100 रुपये पे ट्रेड होने वाला शेयर अभी 3,000 पे ट्रेड हुआ है अपने हाईएस्ट वैल्यू पे। 18 गुना फिर भी मिले हैं आपको। यूटिलिटी सेक्टर की बात करें तो इसमें सारे अडानी ग्रीन है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है, अडानी पावर है और NTPC लिमिटेड है। 70 का शेयर 430 पे, 22 का शेयर 3,050 पे। अडानी ग्रीन की कहानी आपको यहाँ पे आराम से दिख रही होगी। ये लगभग 150 गुना हो गया पिछले 10 सालों में अपने लोएस्ट से लेकर के हाईएस्ट वैल्यूएशन पे। आज ये 2,004 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। 3,70,432 करोड़ की कंपनी है, 100 गुना। PGCL की बात करें तो ये गवर्नमेंट PSU है, 5 गुना यहाँ भी हुए हैं शेयर के वैल्यूएशन। अडानी पावर की बात अगेन हम फिर से करें तो अपने लोएस्ट पे जब ये था तो ये 15 रुपये का था और लास्ट ट्रेडेड वैल्यू 665 रुपये का है, तो 40 गुना यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने रजिस्टर किया है, अपने शेयर होल्डर के लिए वैल्यू क्रिएट किया है। और इसी के साथ मैं अपने इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ आऊँगा। आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में वो भी बताइए जो आप कुछ जानना चाहते हैं। मैंने भी इस वीडियो में कुछ वायदे किए हैं, मैं उन पर भी वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।